हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए आज हम फिर हाजिर हैं बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर वाइज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशन 2। सेशन 1 में भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए थे और कोशिश किए थे कि वर्बली कैसे हम जवाब दें। तो देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन कैसे वर्बली जवाब देते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब वर्बली जवाब दे पाओगे, मन में कैलकुलेशन करोगे तो स्वाभाविक है औरों को पिछाड़ पाओगे, स्कोर अच्छा कर पाओगे। तो चलो हम लोग बिना कुछ समय गंवाए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने ये है, कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 इज 35, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। अब इसको वर्बली कैसे जवाब देंगे, ये तो सबको पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, और इसमें जब बेसिस से में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू C3 इक्वल टू 35, एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट 35 है, तो p प्लस क्यू C3 इक्वल टू 35। अब देखिए p प्लस क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, थोड़ा सोच भी सकते हो, नहीं ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। तो अगर 5C3 क्या 35 होगा, नहीं होगा, 5C3 10 होता है। 6C3 डालोगे तो 6C3 20 होगा, है ना, वो भी नहीं होगा। अब 7C3 तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टर 3, 6 इज कैंसिल हो जाएगा 35, तो दिस विल बी द आंसर। तो हो गया वर्बल कि नहीं वर्बल हुआ। देखिए इसकी पहले कहानी समझो। हमको पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में अगर हम x टू द पावर r का कोफिशिएंट लिखें तो NCR होता है, इतना तो पता ही है ना। यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे, यही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, और इसमें हमको क्या चाहिए x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा p प्लस क्यू C3, और ये गिवन है 35, ये दैट इज इक्वल टू 35। तो देखोगे कि p प्लस क्यू की जगह पर हमको क्या रखें, तो p प्लस क्यू की जगह पर 7C3 35 होगा, 5C3 कर लो 10 होता है, 6C3 20 होता है, और 7C3 का मतलब 7C3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 35, दैट विल बी द आंसर। तो यही चीज़ मैंने वर्बली किया कि p प्लस क्यू C3 इक्वल टू 35 में हम लोग क्या रखें p प्लस क्यू की वैल्यू कि वो 35 हो जाएगा, तो 7C3 विल बी 35। तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो। ये आपका थ्योरी पता है कि इसके एक्सपेंशन है एक्स पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, तो n की जगह पर p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू C3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट ये 35 गिवन है 35, तो हम लोग क्या वैल्यू डालें p प्लस क्यू इज बीइंग आस्क्ड, तो यहाँ पर क्या रखें कि वो यहाँ पर 35 दे दे, तो 7 रखने पर 7C3 विल बी 35। तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो आप भी वर्बली आराम से कर पाओगे, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर वन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। तो जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 तो भाई 7 से कम है, तो 2 का इतना पावर रेज करोगे कि 7 के मल्टीपल के आसपास हो जाएगा। 2 का पावर 3 करोगे तो 8, 8 का पावर 40, और 7 से डिवाइड करो 8 को 1 पावर 40, 1 विल बी रिमाइंडर। तो ये आराम से इसका जवाब दे सकते हो। कैसे मैंने किया, 2 का पावर इसको लिख सकते हो 3 का पावर 40, है ना, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। और जैसे 7 से डिवाइड करोगे तो 8 हुआ, यानी 8 का मतलब 1 का पावर 40, बेस को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा 7, और 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1/7, तो रिमाइंडर विल बी 1। या तो फिर आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 7 और प्लस 1 का पावर 40, है ना, इससे 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 का मल्टीपल वाले टर्म रहेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 7 और प्लस 1 का पावर 40, लास्ट टर्म में a का पावर n होता है ना, डिवाइडेड बाई 7, तो ये डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7। तो सब वर्बल है, आराम से कर सकते हो। नंबर सिस्टम में पढ़ोगे कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बेस को, और जो रिमाइंडर आएगा उसका फिर उतने पावर कर देंगे, तो 1 का पावर 41, 1/7, 1 विल रिमाइंडर। या बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पर हम 8 को ब्रेक करेंगे 7 प्लस 1, तो शुरू के सारे टर्म मल्टीपल ऑफ 7 रहेंगे जब तक 7 है, x प्लस है, और लास्ट में a का पावर n होता है 1 पावर 40, है ना, 1 ही रहेगा, 1 पावर 40 लिखना तो लिखो, तो 1 ही रहेगा 1/7। तो आराम से वर्बल हो सकता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है,
कि फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इंटू एन, एम एन की वैल्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म अगर 5/2 है यानी एब्सोल्यूट टर्म है, तो टर्म जो एब्सोल्यूट होता है उसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट यहाँ 1 इंटू एन, एन डिवाइडेड बाई 1 + 1, एन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, क्योंकि जब फोर्थ टर्म है तो R3 होगा, तभी तो R की वैल्यू 3 डालते हो तो TR3 + 1 फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर n/2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर n इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू तो 6 वर्बली आ गई, 6 वर्बली आ गई। पहली बात तो इसकी पहले थ्योरी समझो, फिर आगे बताएंगे। अभी आधा पार्ट हुआ है ना, आधा पार्ट हुआ है, अभी हम इसको बताते हैं। जैसे हम x टू द पावर p + 1 डिवाइडेड बाई x पावर q का पावर n लेते हैं, तो r की वैल्यू जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू दे, तो इसका रिजल्ट होता है n इंटू पी डिवाइडेड बाई p + q, ये फार्मूला होता है। कांस्टेंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना है। तो x का पावर है यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई, इसका पावर करोगे तो 1 + 1 यानी n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ टर्म जो है यहाँ पर 3 है, यानी R3 होगा, तभी तो फोर्थ टर्म वैल्यू डालोगे TR+1 में, TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR समथिंग, तो R की वैल्यू 3 डालोगे तभी तो 4 आए, तो R की वैल्यू 3, तो n इक्वल टू 6 आ गया। तो n इक्वल टू 6 मैंने वर्बली निकाल लिया। क्या किया, इसके एक्सपोनेंट का n इंटू पी कर दिया, तो n इंटू 1, तो n डिवाइडेड बाई 1 + 1, दोनों p + q है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, जब n इक्वल टू 6 आ गया तो m की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इस केस में चलो इसको मिटा दे करके बता देते हैं। देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे, अब कह रहा कि फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, 5/2 है, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 6c3 और यहाँ पर m टू द पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, तो 6c3 m का पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। 6 3 3 20 होता है, 20 इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 20 140, 1/8, m की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो जैसे m की वैल्यू हाफ आ जाएगी तो इस केस में n इंटू एम आ जाएगा 6 इंटू हाफ, 3 विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि m की वैल्यू तो हाफ आई और n की वैल्यू 6 आई, दैट विल बी 3। क्योंकि यहाँ पर जो चौथा टर्म एब्सोल्यूट टर्म है, तो चौथा टर्म का मतलब हो जाएगा 6c3 और यहाँ पर है m x का पावर 3, इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m का पावर 3, ये एब्सोल्यूट टर्म दिया है ना, खुद गिवन है। तो ये तो 20 होता, 20 यहाँ पे ले जाओगे 40, तो 5/40 मतलब 1/8, तो m³ इक्वल टू 1/8, तो m इक्वल टू हाफ, क्यूब रूट ले लेंगे। तो m भी फिक्स हो गया, n भी फिक्स हो गया, mn की वैल्यू डालोगे, हाफ इंटू 6 विल बी 3, दिस विल बी द आंसर। तो n भी वर्बली आ गया, और ये भी थोड़ा दिमाग लगाओगे कि फोर्थ टर्म यानी r की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो nc3 तो 6c3 और m का पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू गिव एब्सोल्यूट टर्म 5/2। अभी मन में कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से जवाब दे सकते हो। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ द मिडिल टर्म्स इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मिडिल टर्म का सम 0 है, तो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, x a + b - b डिनोमिनेटर में देखिएगा, x² - y² टू द पावर n2n + 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इवन होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट r है, तो इवन में 2 मिडिल टर्म होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, उधर जाएगा तो क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। और जब डिवाइड करोगे तो पहला टर्म की स्क्वायर x² y² इक्वल टू 1, तो दिस विल बी द आंसर। अब ये चीज़ कैसे किया, आप इसको थोड़ा सा समझो। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - y² का पावर हो जाएगा ट्वाइस n + 1, a + b a - b, बेसिस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इसमें ऑड n की वैल्यू, यहाँ एक्सपोनेंट ऑड है तो इवन टर्म होंगे, इवन टर्म जब होते हैं एक्सपेंशन में तो मिडिल में 2 टर्म है होते हैं, तो मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2n + 2, वथ टर्म मिडिल टर्म होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस n + 1 c n + 1, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या +1 के डिवाइड किया तो NCN हो जाएगा, है ना, NCN।
तो एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा n+1 और माइनस वाई का पावर हो जाएगा n। हम लोग दिस माइनस n करोगे तो 2n - 1 में n जाएगा तो n+1 बचेगा, और यहाँ पर जितना पावर होता है y का पावर n। अच्छा, यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर भी होना चाहिए, प्लस आगे वाला जो टर्म होगा तो n प्लस यहाँ पर n2i से n+1, ठीक था, +1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो यह हो जाएगा n+1th टर्म, और एक होगा और n+2th टर्म होगा। तो जब ये टर्म होता है तो यहाँ कम लिखे n+2, तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा, तो ट्वाइस n+1 सी n+1 और x स्क्वायर का पावर हो जाएगा, इसमें ये घटेगा तो n बचेगा, और माइनस वाई स्क्वायर का पावर हो जाएगा n+1 बचेगा, इक्वल टू 0। तो देखोगे ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका एक्स पावर यहाँ पर 2n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि ये अगर आड होगा तो निगेटिव होगा उधर चला जाएगा, इवन होगा तो ये निगेटिव होगा तो ये उधर चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जो पूछा जा रहा 1, यानी दो मिडिल टर्म आपस में बराबर होते हैं, है ना, पॉजिटिव निगेटिव है तो इक्वल अपोजिट हो जाएगा, उनका सब जीरो करोगे तो बराबर हो जाएगा, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंक्लूजन ऐसे ड्रा कर सकते हो, ये पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं, एक्सपोनेंट में +1 जोड़ दिया क्योंकि आड था, डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा n+1, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दीज आर द टू मिडिल टर्म्स। तो जब ये टर्म लिखोगे तो यहाँ पर n 2n+1 और c यहाँ पर n+1 टर्म है, tr+1 होता तो यहाँ पर ncr लिखते हैं, तो n+1 है तो ये कम करोगे, ये वाला में n+1 कम करोगे, बाकी आपको पता है ना, n - r a का पावर r। तो ये टर्म का सम करके सॉल्व करोगे तो भी आएगा, और हमको मालूम है मिडिल टर्म इक्वल होते हैं आपस में, तो उनका रेशियो करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना, और एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप लॉजिकली आप उसको सोच सकते हो, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि 1 + x⁴n में का एक्सपेंशन 1 + t1x + t2x स्क्वायर + (1) व्हाट इज t1 + 2t2 + 3t3 + n इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि 2t2 3t3 है, तो इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो आपका 2x आएगा, और x = 1 डालोगे, क्योंकि जब कोफिशिएंट यहाँ प्रोडक्ट में होता है तो डेरिवेटिव होता है और सारे प्लस है तो x = 1 डालोगे। तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड एंड पुटिंग x = 1 यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे n 1 + x⁴n - 1 इधर आ जाएगा, x = 1 डालोगे तो n 2⁴n - 1, दिस विल बी द आंसर। बहुत आसान है, करते हैं इसके डिफ्रेंशिएट n 1 + x⁴n - 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा t1 + t2 × 2x + t3 इंटू हो जाएगा 3x² एंड दिस वे इट विल गो ऑन, है ना। और जैसे हम x = 1 डालेंगे तो आपका आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा n 2⁴n - 1, इधर आपका t1 और प्लस 2t2 और प्लस 3t3 और प्लस (1) NTA तक जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो ये मन में किया जा सकता है, ये हमको पता है, जब सारे टर्म प्लस होते हैं तो x = 1 डालोगे, है ना, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है तो x = -1 डालते हैं, है ना। और जब भी आपको पूछा क्या जा रहा है 2t2 3t2, इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तभी तो 2 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, है ना, और t1 से शुरू है तो ये तो अपने आप 0 हो जाए, इसमें t1 बचेगा। तो जस्ट यू डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, x = इसमें हम डालेंगे क्या, x = हम लोग 1 डालेंगे। 1 डालने से ये जो चीज़ है डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो अपने कन्वर्ट हो जाएगी और उसका इसका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, जो फार्मूला भी हम यूज करते हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्बल हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेट दिस इक्वल टू दिस, देन 1 - t1। अब देखो यहाँ पर x = -1 डालना पड़ेगा तभी पॉजिटिव निगेटिव आएगा, और 1 - t1 t2 है
तो T1 T2 तो 1 भी चाहिए, T1 T2 चाहिए और 2 T2 है, तो इसको बाद डिफ्रेंशिएट करके 1 जोड़ देना, क्योंकि जैसे डिफ्रेंशिएट करके और जैसे x=-1 डालोगे फिर +1 जोड़ देना तो ये अपने आप आ जाएगा। तो अब बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका कैसे हो जाएगा T1 और प्लस -2T2 प्लस T3 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इधर आपका x=-1 0 -0 +1 डालोगे 1 आएगा, है ना। दिस शुड बी द आंसर, 1 आएगा। देखिए मैंने क्या किया, समझ जाओगे क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। n 1 + x⁴ क्या हो जाएगा n-1 = इसको डिफ्रेंशिएट किया, है ना। इधर आपका हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा आपका T1 + T2 × 2x + T3 × 3x² एंड दैट्स 1। अब जैसे x=-1 डालते हो तो इधर आपका 0 मिल जाएगा, इधर T1 और प्लस माइनस आपका 2T2 और प्लस 3T3 माइनस हो जाएगा 4T4 प्लस ऐसे चलेगा। लेकिन वहाँ उल्टा है इसका, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्या हो जाएगा, माइनस करोगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -T1 हो जाएगा प्लस 2T2 हो जाएगा माइनस 3T3 हो जाएगा और प्लस 4T4 एंड दिस वे इट विल गो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, है ना। और फिर क्या है 1 से शुरू है 1 प्लस, तो 1 1 जोड़ दोगे, तो जैसे इसमें 1 1 दोनों तरफ जोड़ोगे, इधर 1 जोड़ोगे इधर भी +1 कर दोगे, तो ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है, तो देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है x=-1 डालना है, सारे प्लस है तो x=1 डालना है। कोएफिशिएंट यहाँ 2 3 प्रोडक्ट में है तो डिफ्रेंसिएशन का है, डिवाइडेड वाला होता है तो इंटीग्रेशन होता है। और उसके बाद ये करने के बाद 2T2 3T2 है तो डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस है साइन चेंज है, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। फिर प्लस दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आराम से वर्बली कर सकते हो, थोड़ा आप पढ़े हुए होंगे कि ये क्या है, तो है ना, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + x⁴n = 1 + T1x + T2x + T1 + T, बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं, T1 T2 को डिफ्रेंसिएशन जरूरत नहीं, तो x=1 डालोगे तभी सारा पॉजिटिव है तो 1 डालना है, और यहाँ कोएफिशिएंट 2T2 3T3 ये सब आता तो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 होता है तो इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे x=1 डालोगे तो आपका 1 + T1 + T2 बचेगा, इधर 2 का पावर n और 1 इधर ले आओगे तो 2n-1 दिस विल बी द आंसर। तो बहुत आसान है ना। पुटिंग इसी में x=1 डालने पर यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। 2 का पावर हो जाएगा n = 1 + T1 और प्लस T2 और प्लस T3 और प्लस ..1, और ये इधर लाओगे तो आपका वही आ जाएगा। तो ये भी हम लोग इसको आराम से वर्बली बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने आप में। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द 6th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम लोग वर्बली कैसे करेंगे, 6th टर्म, तो 6th टर्म मतलब 5c3 हो जाएगा, सॉरी 8c5 हो जाएगा, तो 8c5 और यहाँ पर x⁻−8/3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका पावर 5 हो जाएगा, तो 56 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 इधर आ जाएगा और इसको थोड़ा सा पेन यूज करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 8c3, क्योंकि यहाँ पर 6th टर्म है 8c5, आपको 8c5 है ना, 6th टर्म है तो 8c5 और x⁻−8/3 का पावर हो जाएगा 8 - 5 दैट इज 3 और x² और log ऑफ x एट बेस 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये गिवन है, कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू 5600। अब आराम से सोच पाओगे, जैसे ये कैंसिल करोगे इसका और 8c3 इज इक्वल टू 8c5 इज इक्वल टू 56 होता है, तो ये हो जाएगा 100 और इधर क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा -8 और इधर मल्टीप्लाई करो x⁻10 और x⁻−8 तो हो जाएगा x² और इधर आपका हो जाएगा x log ऑफ x एट बेस 10 का पावर 5 इज इक्वल टू 100 हो गया। अब जैसे x की वैल्यू 10 डालोगे, 10 डालने से 1 का पावर 5 1 ही रहा और 10² 100, तो x = 10 विल मैच। ठीक है,
क्योंकि छठा टर्म यहाँ पर ये है, तो 6th टर्म मतलब NC क्या हो जाएगा 5, क्योंकि T5 + 1 लिखते हो ना, TR + 1, तो R की वैल्यू जब 5 होगा तभी तो छठा टर्म होगा। तो यहाँ 6 होता है तो यहाँ कम होता है दिस, और यहाँ पर पहले टर्म का पावर 8 - 5 3 और सेकेंड टर्म का पावर 5। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये आपका 56 होता है, कैंसिल कर दिया, ये 3 3 -8, यहाँ पर x पावर 10 में x पावर 2 बचेगा और इसका पावर 5, यानी इसका अलजेब्रिक सम कर दिया है, -8 प्लस का 10, ये हो गया ये। और जैसे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो या हिट एंड से मार सकते हो, बेस 10 है, 10 डाला 1 तो 10 स्क्वायर 100 मैच कर गया। ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हो या सोच भी सकते हो कि क्या होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 एंड x पावर कितना है 6 आर इक्वल। तो इसका कोफिशिएंट तो हो जाएगा 9c6 x पावर 3 का कोफिशिएंट है ना, और p का पावर हो जाएगा कितना 6 और q का पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 9 - 6, ये आपका 6 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, और x पावर 6 का कोफिशिएंट हो जाएगा 9c, x पावर 3 का कोफिशिएंट आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 9c6 और p का पावर यहाँ पर हो जाएगा, तो इधर जो आपका भी बदल जाएगा, जस्ट एक में 9 - 3 दैट इज 6 और आपका 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9 - 6 3 हो जाएगा और q का पावर हो जाएगा 6। यही बात हुआ है ना, x + y पावर। तो यहाँ पर x पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना है, तो 9c3 और पहले टर्म p का पावर 9 - 3 6 हो जाएगा, q x का पावर हो जाएगा 3, तो x का कोफिशिएंट चाहिए मतलब 3 का कोफिशिएंट, तो q का पावर 3, x पावर 3 लिखने का आवश्यकता नहीं, और x पावर 6 का कोफिशिएंट तो क्या होगा 9c6 हो जाएगा, p का पावर 9 - 6 करोगे तो देखो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर q का पावर 6 हो जाएगा, कोफिशिएंट बराबर कर दिया। अब ये तो बराबर ही होता है ना, ये 3 3 हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे 3 p क्यूब इक्वल टू q क्यूब, p इक्वल टू q हो जाएगा, तो p इक्वल टू q या q इक्वल टू p विल बी द आंसर, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट दिस इक्वल करोगे तो यहाँ पर p क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा q क्यूब, यानी p इज इक्वल टू q, साफ साफ जाएगा, तो q इक्वल टू p या p इक्वल टू q। तो बहुत टफ नहीं है कि आप वर्बली नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इसका x पावर 3 का कोफिशिएंट, x पावर r को भी NCR होता है, तो 3 कोफिशिएंट यहाँ पर 9, n की वैल्यू 9 9c3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा p का पावर हो जाएगा 9 - 3 का 6 बचेगा, और इसका पावर आपका x पावर 3 भी आएगा, लेकिन उनका कोफिशिएंट की मतलब बात है तो x पावर 3 नहीं लिखने, तो x पावर सिमिलरली 6 का कोफिशिएंट इक्वल कर दिया तो रिलेशन आ गया, q इक्वल टू p आ गया। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Consider the binomial expansion this. What is the ratio of the coefficient of the middle term in the expansion of this? जब मिडिल टर्म करोगे तो डिवाइड करोगे तो p बाई क्यू या q बाई p आएगा, तो दिस बाई दिस करोगे तो p बाई क्यू शुड बी द आंसर, यही होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 9 पावर है तो 10 ऑल टुगेदर 10 टर्म होंगे, 10 टर्म होंगे तो मिडिल में कितने होंगे, मिडिल में 2 टर्म होंगे जब इवन टर्म होते हैं, तो मिडिल टर्म निकालते हैं तो n+1 डिवाइड बाई 2, यानी पाँचवा और छठा मिडिल टर्म होगा, तो पाँचवा का मतलब हो जाएगा 9c4 p का पावर 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा q q का पावर हो जाएगा 4:2, और इधर हो जाएगा आगे वाला टर्म 9c5, p का पावर क्या हो जाएगा 9 में 5 गया 4, और q का पावर क्या हो जाएगा 5, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा p बाई क्यू, दैट इज द आंसर, है ना। क्योंकि आप पाँचवा और छठा टर्म, जब पाँचवा टर्म निकालोगे तो NC4 हो जाएगा, और ये छठा टर्म तो NC5, तो इनका रेशियो अब ठीक है 9 माइनस, पता है 9 - 4 जाओगे 5, है ना, और यहाँ पर q का पावर 5, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट का बात कर रहा है ना। कंसीडर द बाइनरी एक्सपेंशन दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, तो x पावर यहाँ पर 4 और x पावर 5 वाले के कोफिशिएंट ये मिडिल टर्म होंगे, तो दिस बाई दिस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर p का पावर 1 बचेगा, इधर चला जाए q का पावर 1, तो p बाई क्यू इक्वल टू 1, है ना, तो p बाई क्यू इज द रेशियो। तो इसमें कुछ नहीं है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कंसीडर द बाइनरी एक्सपेंशन दिस, अंडर व्हाट कंडीशन द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x4 आर इक्वल।
तो x पावर दिस एंड x पावर दिस आर इक्वल, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। x पावर 2 का कोफिशिएंट जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा लिखते हैं 9c2 p का पावर 7 और q का पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9c4 p का पावर 5 और q का पावर 4। बोलो जी, x पावर 2 का कोफिशिएंट और x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट हम लोग इक्वल कर दिए, तो x पावर 2 कब जाएगा 9c2 और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7 p पावर 7 हो जाएगा और ये वाला r यहाँ हो जाता है। कोफिशिएंट से मतलब है r पावर 2 और यहाँ पर वही चीज़ इसमें 9c4 p पावर 2। तो ये तो यहाँ पर क्या है, पूछा क्या जा रहा है कि p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर, यानी इधर घट नीचे आएगा p स्क्वायर बचेगा, उधर चला जाएगा q स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई q स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9c4 डिवाइडेड बाई 9c2, दैट इज द आंसर। p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, तो साफ साफ इसको डिवाइड कर दिया, उसको उधर ले गए q स्क्वायर, इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 9c4। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं, पेन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वर्बली में थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि 9c4 को लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24 फैक्टर 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर हो जाएगा आपका, कलर चेंज कर देते हैं इसका, 9c2 डिवाइडेड बाई इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, है ना, ये हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आसान है, क्या करोगे 9 9 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो 2 2 कैंसिल कर दो, काम खत्म। यहाँ पे कैंसिल करोगे 3, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ कर देना 2, तो 7/2 इज द आंसर। 7/2 कहीं है, दिस इज द आंसर, है ना। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 था 2 बचा, तो 7/2 इज द आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा, बाकी तो मीनिंग समझ रहे होगे, है ना, क्योंकि मिडिल टर्म के यहाँ पर हम लोग x पावर 2 और x पावर 4 का कोफिशिएंट का रेशियो निकाला है, तो दिस बाई दिस एक तरीके से आपको डिवीजन है, एक तरीके से डिवीजन है, दिस बाई दिस, या इक्वल कर देते हैं, इक्वल है तो इक्वल तो डिवीजन हो जाएगा, कोफिशिएंट आर इक्वल तो इक्वल ही कर देते हैं, है ना, इक्वल टू। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो p का पावर यहाँ पर 7 में 5 गया p स्क्वायर, और इसको भी उधर जा करके q इसको इधर आ गया और इधर 9c4, बस इसको सिंप्लीफाई करना बता दिया, आराम से आ गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस 2 बाई इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9, 10 टर्म होगा, तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ दमे नहीं। 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक तरीके से हो गया, इज इक्वल टू 9, है ना, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई पे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और पावर 9, तो ये एक टर्म 1 और 4 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, ये सेकंड टर्म, इसका पावर 9, तो जितना यहाँ काउंटिंग नंबर होता है इंडेक्स में, एक्सपोनेंट में एक ज़्यादा टर्म होता है, तो n 9 है तो 10 टर्म हो गया, n प्लस 1। तो इसमें तो आप जान ही रहोगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस x प्लस वाई टू पावर 10, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, ठीक है। तो कह रहा है एमंग ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो इसका जो बाइनमल कोफिशिएंट हाईएस्ट वैल्यू कब रखता है, जब वो मिडिल टर्म हो। तो इसका मिडिल टर्म निकालने के बाद तरीका क्या है, इवन है तो डिवाइडेड बाई 2, तो 10 को डिवाइड करोगे 2 5 आएगा और प्लस 1, जब आपका यहाँ इवन होता है डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और ऑड होता है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो छठा टर्म का मिडिल टर्म होगा, तो छठा टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल समझते होंगे, जब हम पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं तो 1 से लेकर के मिडिल तक टर्म तक बढ़ता है, फिर घटते घटते 1 होता है, तो सिक्स्थ टर्म इज मिडिल टर्म, दैट्स वाई हाईएस्ट कोफिशिएंट विल बिलोंग टू द सिक्स्थ टर्म, तो ये तो सही है भाई, है ना। दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द नाइन्थ टर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट, तो भैया इधर से तीसरा और उधर से तीसरा, है ना, तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है बराबर होंगे, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल में इधर आपका
थर्ड टर्म, और उधर से आपका टोटल 10 टर्म है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, 9th टर्म, ठीक है। तो इस केस में टोटल 10 टर्म है, इधर से आपका तीसरा और उधर से तीसरा, तो क्या हो जाएगा, बराबर होते हैं, यही लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट 9th टर्म, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑब्लिक और करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों कोफिशिएंट बराबर होंगे, क्योंकि पास्कल इधर से पहला उधर से पहला, इधर से दूसरा बराबर होता है, इधर से तीसरा उधर से तीसरा बराबर होगा, है ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से जो 9वां होगा उधर से तीसरा होगा, 11 टर्म 11वां दिन 10वां दिन 9वां तीसरा हो गया, और इधर से तीसरा, तो इक्वी डिस्टेंस टर्म हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी सही ये भी सही, दैट्स वाई बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हाट इज द n+1th टर्म फ्रॉम द एंड वन अरेंज इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। तो टोटल टर्म्स इसमें 2n+1 होंगे, एक बढ़ा देते हैं, तो मिडिल टर्म अगर बात करें डिवाइडेड बाई 2 प्लस, तो n+2 n+1th टर्म ही अपने आप में मिडिल टर्म होगा। तो जब आप इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है, एसेंडिंग या डिसेंडिंग पावर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मिडिल टर्म आपका हो जाएगा ट्वाइस NCN, दिस विल द मिडिल टर्म, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हाट इज द n+1 टर्म फ्रॉम द एंड वन अरेंज इन असेंडिंग पावर ऑफ, इसी को एक्सपेंड करेंगे, तो जब रिवर्स करते हो तो मिडिल टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मिडिल टर्म यहाँ पर जो है 2n डिवाइडेड बाई 2, 2n आया प्लस 1 करोगे तो Tn+1th टर्म मिडिल टर्म होता है ना, तो इसके लिए क्या करें, ट्वाइस NCN लिखेंगे, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ट्वाइस NCN विल बी द आंसर, ये वाला मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म को पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये रिवर्स करोगे तभी। तो आप इसको लिख सकते हो कि n+1th टर्म जो है वो इधर से करो चाहे उधर से करो, वो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म रहेगा 2NCN। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, कह रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से मतलब एब्सोल्यूट टर्म, तो अभी पता है प्रॉपर्टी, तो इसका मल्टीप्लाई करो x⁻1/2, तो 5 × हाफ 10 × हाफ 5, 5 डिवाइडेड बाई और हाफ प्लस 2 2.5, तो 5 डिवाइडेड 5/2, तो क्या हुआ आर्क वैल्यू, तो थर्ड टर्म जो एब्सोल्यूट टर्म होगा, तो थर्ड टर्म यहाँ पर निकालोगे तो 10c2 और 2 स्क्वायर, तो 10c2 कितना हो 45 × 180 होगा, दिस विल आंसर। देखिए अभी हम बताए थे कि इसमें क्या जो यहाँ पर r की वैल्यू निकलेगी एब्सोल्यूट टर्म में के 10 × हाफ, है ना, इसका एक्सपोनेंट इंटू दिस, ये दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसके एक्सपोनेंट का सम 2 + हाफ, 2 + हाफ, तो यहाँ पर 5/5/2 दैट इज 2 आया, तो थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म एब्सोल्यूट टर्म होगा, तो थर्ड टर्म के यहाँ पर क्या लिखोगे 10c2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में 2 का पावर 2 हो जाएगा, है ना, √x का पावर कुछ भी लिखोगे 2 पावर 2 हो जाएगा इस केस में। तो ये आपका हो जाएगा 10c2 क्या होता है, 10c2 45 होता है, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो 45 × 4 180 आंसर, यही दिया है कि टर्म इंडिपेंडेंट x इज थर्ड टर्म मैंने निकाल लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे करोगे, कह रहा है दिस, यहाँ पर इसका एक्सपेंशन ये कोई पॉलिनोमियल होगा, है ना, टोटल 12 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। देन a0 -a1, अब बताया था सारा प्लस होता है, तो क्या करोगे 1 डालते हैं, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव -1, जैसे इसमें -1 डालो x वैल्यू, तो a0 -a1 + a2 -a3 वही आ जाएगा, तो x वैल्यू -1 डालोगे तो 1 -2 और -1, तो -2 पावर 6, तो -2 पावर 6 मतलब 64, दिस विल बी द आंसर। तो x = जैसे -1 डालोगे दोनों तरफ, तो इधर ये जो पूछा जा रहा आ जाएगा, इधर इसकी वैल्यू आ जाएगा, -2 का पावर आपका 6 विल बी 64, वर्बल है, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ का एक्सपेंशन दिस
द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट टर्म एक्स करते हैं वही दिस इंटू दिस 5/5 हाफ है पावर, तो हाफ भी करा चुका इस टाइप का। एक्स पावर यहाँ पर पी इंटू एन होता है, पी एन है ना, तो आपका 5 डिवाइडेड बाई फिर 2.5 फिर 5, तो आर की वैल्यू तो 2 आई, यानी थर्ड टर्म जो होगा ये इंडिपेंडेंट रहेगा। तो थर्ड टर्म के लिए लिखोगे क्या होगा 10c2 और 1/3 का पावर 2, तो 10c2 45 डिवाइडेड बाई 9 तो 5 विल आंसर। तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म होगा वो 10c2 और यहाँ पर 1/3 का पावर हो जाएगा 2, तो ये 45 डिवाइडेड बाई 9, 10c2 45 होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे हैं डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एक्सेस तो कैंसिल हो जाए, एब्सोल्यूट टर्म हो जाएगा। और एब्सोल्यूट टर्म की वैल्यू आर कैसे निकालते हैं पता है, इसका एक्सपोनेंट यानी 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट हाफ डिवाइडेड बाई हाफ और प्लस 2, यानी 5/2 5/5/2 5/5/2 दैट इज 2। आर की वैल्यू जब 2 होगी तो थर्ड टर्म होगा, ये तो बता चुका हूँ है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ दिस बेबी पहले है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी एब्सोल्यूट टर्म, तो एब्सोल्यूट टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n इंटू पी इसका एक्सपोनेंट 18 डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, दोनों को जोड़ोगे 18 डिवाइडेड बाई 3 6, आर की वैल्यू 6 है, सातवां टर्म होगा, तो 9c6 कितना होता है 9c6 इक्वल टू हो जाएगा 9c3, तो 9c3 होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 6, तो इधर कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3 और इधर आपका 8 का हो जाएगा 4, तो 12 इंटू 7 84 84 मिलता है सर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो आ रही है एब्सोल्यूट टर्म के लिए, तो 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 6 आई, तो सातवां टर्म होगा, सातवां टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा 9c6, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 6 कम होता है टी आर प्लस 1, इसी को आप 9c3 लिख सकते हो, ये मन में कर सकते हो, यही मैंने किया 9 इंटू 8 इंटू 7 यही मन में किया, 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो कैसे कर यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, 12 इंटू 7 12 7 जा 84, ये वर्बल आराम से कर सकते हो, ये सब तो बता चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या होता है n इंटू पी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू रिजल्ट है ना, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग करा चुके हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट इन द नंबर दिस, तो आप इसमें 8 टू द पावर तो 9 का स्क्वायर करोगे 81 का पावर 100 हो जाएगा, तो आपका 01 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर रूल क्या होता है, यहाँ पर 9 है, 9 को इतना स्क्वायर करो, इतना पावरेज करो कि यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर का पावर 100 हो जाएगा, तो 81 का पावर 100, तो इसका जो यूनिट डिजिट ये तो 1 होगा ही होगा। 10 डिजिट क्या करते हैं, इस बेस का क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला लेंगे 8वां और इस वाले का ये लेंगे 0 10 डिजिट, तो ये आपका 0 इंटू 8 0 हो जाएगा, तो 0 होने में आंसर। कुछ बात समझ में आई नहीं समझ में आई, यहाँ पर हम लोग 9 का इतना इस पावर रेज करेंगे 1 आ जाए, तो 1 आ जाता है बेस में, तो इसका तो 1 होगा, और इसका 10 डिजिट इसका यूनिट डिजिट ऑफकोर्स है ना, इसका 10 डिजिट बेस का और इसका यूनिट डिजिट 8 0 जा 0 0 होगा। और नहीं तो आप इसको कर सकते हो कि 80 और प्लस 1 का पावर 100 बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे, तो लास्ट तब तो 1 का पावर 100 1 आएगा, लास्ट बट 1 देखिएगा 100 C1 और 80 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 C2 80 स्क्वायर, ऐसे करके जोड़ते जाओगे इधर से, तो लास्ट वाला 1 और इधर आपका 0 0 0 8 आ जाएगा, ऐसे करके। बाकी फिर 3 0 4 0 तो जोड़ोगे लास्ट का 2 डिजिट, तो आपका इधर का तो 1 और 0 1 ही हुआ, इधर आपका 0, क्योंकि आगे 0 और बढ़ते जाएंगे जिससे पावर फर्स्ट टर्म में तो कितना हो जाएगा 100 0 हो जाएंगे। तो आप बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज करो, और या तो आपका नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यूज करोगे यहाँ पर, है ना। तो जब यहाँ 8 हो जाता है तो इसका बेस का 10 और इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डिजिट आ जाता है, और 1 रहेगा यूनिट में तो 1 रहेगा ही, और यही आप इसका करके लास्ट का 2 डिजिट जोड़ोगे, उसी का आपका एक्चुअल लास्ट 2 डिजिट मालूम हो जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, x पावर 4 occurs in r term in the expansion of this, then what is the value of r?
एक्स पावर 4 आकर्स इन rth टर्म, तो हम इसको जनरल टर्म लिख देते हैं टी आर प्लस 1, सबको पता है 15 CR, और एक्स पावर 4 का पावर 15 माइनस आर और 1/x टू द पावर r। तो इसमें x का पावर 4, x का पावर हो जाएगा आपका 15 CR, x पावर 60 माइनस 4 3 7R, यहाँ पर x पावर दिस इक्वल टू 3 था, x पावर 3 था, 1/x क्यूब पावर ये, तो यहाँ पर माइनस R 3R, ठीक है। और ये आपका होना चाहिए, ये कितना x पावर 4 होना चाहिए, तो इस केस में 60 माइनस 3R इक्वल टू 60 माइनस 3R, क्योंकि यहाँ पर इस केस में 7R हो जाएगा आपका, 7R कैसे हो जाएगा 7R? देखिए, जब आपको जनरल टर्म लिख दिया तो 60 और माइनस 4R, और इधर का आपका माइनस का 3R, बेसिस सेम, एक्सपोनेंट माइनस 7R, और ये कितना होना चाहिए कि 4 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक्स पावर 4 आकर इन आकर, तो एक्स पावर 4 होना है, तो आर की वैल्यू बता देगा, तो आर की वैल्यू निकालोगे आपका आ जाएगा कितना, 56 डिवाइडेड बाई 7, 8 आएगा, 8 आएगा आर की वैल्यू, इसका मतलब 9वां टर्म होगा, इसका मतलब 9th टर्म होगा, है ना, क्योंकि यहाँ टर्म पूछा rth टर्म, rth टर्म मतलब 9th टर्म, जो आर की वैल्यू ये आता है आर, तो टर्म एक बढ़ा के बोलते हैं 9th टर्म, तो 9th टर्म दिस विल बी द आंसर, है ना। तो बहुत आसान है, इसका जनरल टर्म लिख करके एक्स पावर 4 देख देना, एक्स पावर 4 कर दिया, एक्स पावर 4 आना चाहिए आर क्यूब किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ आर की वैल्यू निकाल लिया, जो ये आपका आर की वैल्यू आई, तो टर्म 9वां होगा, क्योंकि टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे किसी में थोड़ा पेन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज 80% क्वेश्चन वर्बल हो जाएंगे, देखते ही मन में कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे सेशन 1 में भी किया था, सेशन 2 का जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे बनाने लगोगे। चलो हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।